एवरीवन, कैसे आप सब। हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कि ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या टर्म्स रखनी पड़ेगी अपनी ऑडिट एंगेजमेंट की, राइट। उसमें ए पॉइंट था ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या था कि प्रीकंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, प्रीकंडीशंस होनी चाहिए और एक दोनों में ऑडिटर और मैनेजमेंट में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, काम करना किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। हमने प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट पढ़ ली थी। प्री कंडीशंस में क्या है, एफआरएफ के अकॉर्डिंगली काम किया हो, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन व्हिच ऑडिट इज कंडक्टेड, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम अब सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किस चीज की, दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अब बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्स्ट कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयरली प्रेजेंट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। प्रेजेंट करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फेयरली कर ले, फेयर प्रेजेंटेशन दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना किसका काम है, मैनेजमेंट का। सिर्फ मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर का क्या काम है, इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करना और जो टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाना। ये बात हम आगे करेंगे चैप्टर्स में, बट स्टिल ऑडिटर का काम सिर्फ टेस्ट करना है और मैनेजमेंट काम इंटरनल कंट्रोल्स का डीआईएम करना है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ऑडिट करने के लिए ऑडिट किससे करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को कौन प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट। और अगर कोई इंफॉर्मेशन रह जाती है या मैनेजमेंट कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन मांगता है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगता है, तो सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर को किसकी है, मैनेजमेंट की और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हर चीज का एक्सेस, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑल एंटिटी पर्सोनल, ऑल एंटिटी पर्सोनल रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को कंपनी का सारा एक्सेस मिले, एक्सेस टू ऑल एंटिटी पर्सोनल किस लिए, जो चीज उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए रेलेवेंट है, उस सब चीज का एक्सेस किसको दिया जाए, ऑडिटर को दिया जाए, ऑडिटर को, राइट। ऑडिटर शुड डिटरमाइन whether the FRF is appropriate and obtain an agreement that the management acknowledges and understands its responsibility। हमने देखो प्री कंडीशन की बात करी थी, उसमें क्या थी कि एफआरएफ के अकॉर्डिंगली बनना चाहिए, पर एफआरएफ के अकॉर्डिंगली बनना है, पर ऑडिटर को क्या चेक करना है कि उन्होंने जो एफआरएफ के अकॉर्डिंगली बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एफआरएफ एप्रोप्रिएट भी है या नहीं है, उन पे लग भी रहे हैं या नहीं है, राइट। और जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट है, उसको मैनेजमेंट अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पे क्या करे, वो एग्रीमेंट ले ले, इस पे क्या करे, वो एग्रीमेंट ले ले, राइट। अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, प्री कंडीशंस हम पहले पढ़ चुके, प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, वो एंगेजमेंट नहीं लेगा, ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लाइंट को दफा कर देगा। और ऑडिटर शुड डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि उसने तुम्हें क्यों दफा किया, ऑडिटर ने मैनेजमेंट को क्यों कहा दफा हो जाओ, क्योंकि उसने प्री कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं की। इफ मैनेजमेंट imposes a limitation on the scope,
देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, imposes a limitation on the scope। अगर मैनेजमेंट ऑडिटर पे कोई लिमिटेशन लगा देती है, उसके स्कोप, ऑडिट का स्कोप तो बहुत वाइड है, राइट, हमने पढ़ा था, उसके स्कोप पे कोई लिमिटेशन लगाती है कि सर आप ये चेक नहीं कर सकते, सर आप यहाँ नहीं जा सकते, सर आप ये रिकॉर्ड्स चेक नहीं कर सकते, सर आप डाटा से कांटेक्ट नहीं कर सकते, सर आप हमारे एम्प्लॉय से इंक्वायरी नहीं कर सकते, सर आप स्टॉक कैलकुलेशन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये सब क्या है? लिमिटेशंस है। अगर ऑडिटर पे लिमिटेशंस लगाई जाती है, उसको जंजीरों में बांध दिया जाता है, उसको जंजीरों में बांध दिया जाता है कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लिमिटेशंस लगा दी, तो ऑडिटर क्या करेगा? वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अगेन मैनेजमेंट को क्या कहेगा? दफा हो जाओ। पर अगर लॉ रेगुलेशन कहता है कि आप दफा नहीं कर सकते, या उनको ऑडिट करवानी जरूरी है, लीगल है, उनको लीगली उनको ऑडिट करवानी जरूरी है, लॉ कहता है कि रिक्वायर्ड है उस एंटाइटी को ऑडिट करवाना, तो क्या करें? अब दफा तो कर नहीं सकते, अब हम उनका काम करेंगे, उनका काम करेंगे, लिमिटेड एंगेजमेंट करेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी लिमिटेड और एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल, तीन बात की थी, तीन एश्योरेंस की बात की थी, लिमिटेड, एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल। हम लिमिटेड वाला काम करेंगे, राइट, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। अगर लॉ एंड रेगुलेशन कहता है कि इसकी ऑडिट करनी, इस एंटाइटी की ऑडिट करनी जरूरी है, तो हमें करनी पड़ेगी। पर हम ये कहते हैं कि लॉ हमें क्या कहे कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम दे सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ओपिनियन। जब हम ओपिनियन का चैप्टर करेंगे तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इनिशियली आप लेके चलो डिस्क्लेमर, मतलब क्लेम ही नहीं कर रहे, मतलब क्लेम ही हटा लिया, डिस्क्लेम कर दिया उसको। डिस्क्लेम कब करते हैं? जब बहुत गड़बड़ होती है, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होती है तो हम मॉडिफाइड दे देते हैं, जब बहुत गड़बड़ होती है ना, तब हम डिस्क्लेम कहते हैं कि हम तो क्लेम ही नहीं करना चाहते, डिस्क्लेम कर, राइट। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। अब आपने ऑडिट की आप ऑडिट करोगे तो आपका और क्लाइंट के बीच में क्या बनेगा? एक एग्रीमेंट बनेगा, राइट, एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट बनेगा, एक एग्रीमेंट बनेगा, और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनहेरिटेड लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पे लिख लो इनबिल्ट। ये भी हम डीप में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इनिशियली आप लिख लो इनबिल्ट। इनबिल्ट का मतलब क्या होगा? कि वो लिमिटेशंस वो रहती रहती है, पार्ट है, सक्सेस के साथ फेलियर वो होगा। और स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एफआरएफ, कि हाँ मैनेजमेंट ने कौन सा एफआरएफ लगाया है, उसकी स्टेटमेंट। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इश्यूड, आपने कोई भी रिपोर्ट इशू की उसमें कोई कॉन्टेक्ट है, उसको कुछ रेफरेंस देना है वो। और जो भी मैटर्स ऑडिटर को अपनी जजमेंट के लिए लगता है कि मुझे रिटर्न में डॉक्यूमेंट में लिख लेना चाहिए, एग्रीमेंट में लिख लेना चाहिए, वो लिख लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनिशियल ऑडिट्स। इनिशियल ऑडिट्स सॉरी, अब देखो ऑडिट थ्री टाइप्स की, ये वैसे कुछ है नहीं, पर हमने अपनी रेफरेंस के लिए बांटा हुआ है। ऑडिट को समझो आप तीन तरीके के से, एक तरफ एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, इसमें क्या है कि ऑडिटर न्यू है, पर वो ऑडिट
मैनी ईयर्स, कई सालों से करवा रहे हैं। ये देखिए ऑडिट, ये देखना अब पुराना छोड़ दो। ऑडिट 3 टाइप्स। एक फर्स्ट क्या है कि उस कंपनी पे ऑडिट फर्स्ट टाइम अप्लाई हो रही है। कंपनी पे ऑडिट फर्स्ट टाइम अप्लाई हो रही है, तब उसने बातें सिर्फ कौन सी मानी थी? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जो हम पॉइंट नंबर सेकंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पढ़ के हटे हैं, वो पॉइंट, सिर्फ वो पॉइंट ही इस पे लगेगा। ऑब्जेक्टिव्स वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला, प्री कंडीशंस वाला, यही पॉइंट लगेगा, राइट? एंगेजमेंट टर्म्स ये सब लगेगा। इनिशियल ऑडिट, अब हम इनिशियल ऑडिट की बात करेंगे। इनिशियल ऑडिट कौन सी होती है? जिसमें कंपनी ने ऑडिट तो मैनी टाइम्स करवाई है, ऑडिट बहुत बार हो चुकी है उसकी, फर्स्ट टाइम नहीं है, बहुत बार हो चुकी है, पर जो ऑडिटर, उसने जो ऑडिटर है वो चेंज किया है। यू आर, हम क्या है यहाँ पर? यू आर न्यू ऑडिटर। हम क्या है यहाँ पर? न्यू ऑडिटर। यू रहने दो, वी आर न्यू ऑडिटर। अब न्यू ऑडिटर को क्या कहेंगे हम? सक्सेसर। सक्सेसर, राइट? और पुराने ऑडिटर को क्या बोलेंगे? प्रेडिसेसर। राइट? अब यहां देखो कितनी पार्टीज हो गई। फर्स्ट पार्टी कौन सी? सक्सेसर, पार्टी नंबर 1। दूसरी पार्टी कौन सी? प्रीडिसेसर, पुराना ऑडिटर उस कंपनी का जिसने ऑडिट छोड़ दी, और वो खुद कंपनी की मैनेजमेंट, दैट इज द पार्टी 3। अब होता क्या है कि सक्सेसर यानी कि हम मैनेजमेंट की ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, न्यू क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? प्रेडिसेसर को कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, ऑरली टेलीफोन भी कर सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, ईमेल, राइट? तो हम सक्सेसर, हम पुराने ऑडिटर को क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे, प्रीडिसेसर ऑडिटर को कांटेक्ट करेंगे। और मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट क्या करेगी? ऑथराइज करेगी, किसको? प्रीडिसेसर को। ऑथराइज करेगी प्रीडिसेसर ऑडिटर को कि हाँ, आप सक्सेसर ऑडिटर हमारी इंक्वायरीज पे रिस्पॉन्ड करें, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें। अब हम क्या करेंगे? हाँ, स्टेप 1 क्या था? सक्सेसर प्रीडिसेसर को कांटेक्ट करेगी। स्टेप 2 क्या था? प्रीडिसेसर मैनेजमेंट प्रीडिसेसर को ऑथराइज करेगी, हाँ जाओ आप सक्सेसर को जवाब दो प्रॉपर। स्टेप 3 क्या? प्रीडिसेसर सक्सेसर को रिस्पॉन्ड करेगा। स्टेप 4 क्या? सक्सेसर प्रीडिसेसर के रिस्पॉन्ड से क्या डिसीजन लेगा?
कि उसे मैनेजमेंट को, क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं, एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, राइट। अब इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है तो बहुत सिंपल से स्टेप, पर हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। पर उससे पहले हम दोबारा ये स्टेप पढ़ेंगे। सक्सेसर किसको कांटेक्ट करेगा? प्रीडिसेसर को। प्रीडिसेसर को कांटेक्ट का रिस्पांस देने के लिए मैनेजमेंट ऑथराइज करेगी, कहेगी हाँ आप सक्सेसर को कांटेक्ट करो। तो प्रीडिसेसर क्या करेगा? अब रिस्पॉन्ड कर देगा सक्सेसर ने जो कांटेक्ट में इंक्वायरी की है, उसको रिस्पॉन्ड कर देगा, राइट। अब जो उसका रिस्पॉन्ड होगा उसके अकॉर्डिंग सक्सेसर क्या कहेगा? डिसीजन लेगा कि उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करे या डिक्लाइन करे। क्लियर? अब प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है? प्रॉब्लम नंबर 1 कि मैनेजमेंट प्रीडिसेसर को ऑथराइज ही ना करे, रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑथराइज ही ना करे, राइट। तब नो ऑथराइजेशन बाय मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने ऑथराइज क्यों नहीं किया? कोई भी रीजन हो सकता है ना ऑथराइज करने का, पर हम इस चीज को, ऑडिटर क्या करेगा? इस चीज को कंसीडर करेगा कि अपने डिसीजन में लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में कंसीडर करेगा। स्टेप नंबर 3 आया ही नहीं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? नो स्टेप 3, स्टेप 3 आया ही नहीं। तब वो डिसीजन लेने में सक्सेसर कंसीडर करेगा कि मैनेजमेंट ने ऑथराइज ही नहीं किया। स्टेप नंबर 3 नहीं आया, ऑथराइजेशन नहीं थी, इसलिए प्रीडिसेसर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, राइट। ये प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 कि ऑथराइजेशन तो दे दी, ऑथराइजेशन तो दे दी मैनेजमेंट ने प्रीडिसेसर ऑडिटर को, बट ऑथराइजेशन किस में दी? विद लिमिटेशन। थोड़ी थोड़ी कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं लिमिटेशन डाल दी कि तूने ये बात नहीं बतानी या इतनी ही बात बतानी है, यहां से इस बात को कन्नी मार लेना, बताना मत। तो इस टाइम क्या अब क्या होगा? जो प्रीडिसेसर होगा उसने क्या करना है? उसने जो रिस्पॉन्ड किया, जितना रिस्पॉन्ड हो सकता है रिस्पॉन्ड किया, और अपने रिस्पॉन्स में क्या किया? उसने इंडिकेशन दे दी कि उसका रिस्पॉन्स क्या है? लिमिटेड रिस्पॉन्स की इंडिकेशन दे दी। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी? ऑथराइजेशन आई है विद लिमिटेशन। मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशंस अप्लाई कर दी। कौन अप्लाई करेगा? अप्लाइड बाय मैनेजमेंट, लिमिटेशंस अप्लाइड बाय मैनेजमेंट। तो जो प्रीडिसेसर रिस्पॉन्स करेगा वो रिस्पॉन्स में इंडिकेशन दे देगा कि ये लिमिटेड रिस्पॉन्स है, राइट। अब प्रॉब्लम नंबर 3, जो भी रिस्पॉन्स में जो भी बातें इंक्वायरी की गई उसका जो आंसर है उसको क्या करेगा? कंसीडर करेगा। हो सकता है कि वो उसके रिस्पॉन्स से खुश ना हो तो ये भी वो कंसीडर करेगा डिसीजन लेने में। सारी बातें वो डिसीजन लेने में कंसीडर करेगा कि ऑथराइजेशन मिली है या नहीं मिली है तो विद लिमिटेशन क्यों मिली है, और उसके जवाब को से वैसे ही डिसीजन लेगा, राइट। ये था इनिशियल ऑडिट का टॉपिक। इसको भी और पढ़ेंगे हम। इनिशियल ऑडिट का टॉपिक जिसमें कंपनी को ऑडिट बहुत बार करवा चुके थे पर वो ऑडिटर चेंज करता है, तो जो हम होंगे न्यू ऑडिटर होंगे उसको क्या कहेंगे? सक्सेसर। जो पुराना ऑडिटर है उसको हम क्या कहेंगे? प्रीडिसेसर। और एक कंपनी, 3 पार्टीज हो गई। इनके साथ हमने कुछ स्टेप बनाए। सक्सेसर ने प्रीडिसेसर को कांटेक्ट किया और इंक्वायरी करी,
ये पॉइंट राइट, इंक्वायरी करी, मैनेजमेंट प्रीडिसेसर को ऑथराइज करेगी इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायरी का रिस्पॉन्स करने के लिए। फिर प्रीडिसेसर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, सक्सेसर को रिस्पॉन्ड करेगा, और उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली सक्सेसर क्या लेगा, डिसीजन लेगा कि उसने मैनेजमेंट को, क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है। इसमें 4 प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम है सॉरी इस स्टेप में। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि स्टेप नंबर 3 ही नहीं आया, ऑथराइजेशन नहीं दी, तो प्रीडिसेसर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब इस चीज को भी सक्सेसर क्या करेगा, कंसीडर करेगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या हुई, ऑथराइजेशन तो दे दी बट विद लिमिटेशन दी, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट ने कहा कि छुपा लो, तो प्रीडिसेसर क्या करेगा, अपने रिस्पॉन्स में हिंट दे देगा, इंडिकेशन दे देगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि ये रिस्पॉन्स पूरा नहीं है, लिमिटेशंस लगाई गई है। और थर्ड प्रॉब्लम कहते हैं रिस्पॉन्स से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसको कंसीडर करेगा डिसीजन लेने में ऑडिटर सक्सेसर। जो स्टेप नंबर 1 था, विच इज जो स्टेप नंबर 1 था कि इंक्वायरी करेगा। अब इंक्वायरी से मतलब क्या है, सक्सेसर प्रीडिसेसर को कांटेक्ट क्यों करेगा, उसको किस चीज के बारे में इंक्वायरी चाहिए, क्या क्या चीजें वो जानना चाहता है। एक वो रिटर्न में भी इंक्वायरी कर सकता है एंड वर्बल ऑरली भी इंक्वायरी कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। वो क्या क्या पूछ सकता है, वो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पूछ सकता है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पूछ सकता है कि मैनेजमेंट कितनी सच्ची है, पुराने ऑडिटर से पूछ सकता है। कोई डिसएग्रीमेंट मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में कोई भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इशू का डिसएग्रीमेंट हुआ है या नहीं है, कि उसने पुराने ऑडिटर के टीसीडब्ल्यूजी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन जो फ्रॉड से या फिर कोई लॉ एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस से जुड़ी है, तो वो भी पूछ सकता है कि हाँ जी आपके टीसीडब्ल्यूजी के साथ कोई कम्युनिकेशन आई है, प्रीडिसेसर कहते हैं हाँ जी वो तो ही है, तो हमें सिर्फ फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस वाली ही बता दीजिए, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी दोनों के साथ कम्युनिकेशन पर इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, तो कम्युनिकेशन तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे कम्युनिकेशन चाहिए हमें, फ्रॉड के पॉइंट पे कोई कम्युनिकेशन हुई है, नॉन कंप्लायंस के पॉइंट पे कोई कम्युनिकेशन हुई है, कोई इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज के बारे में कम्युनिकेशन हुई है, राइट। अब प्रेडिसेसर को क्या लगता है क्यों एंटाइटी ने ऑर्डर चेंज कर दिया, वो पूछेंगे हम। ये 5 चीजें हम पूछेंगे, दीज आर 5 पॉइंट्स, राइट। ये है आपका इनिशियल ऑडिट, बी इनिशियल ऑडिट टॉपिक। सेम चीज लिखी हुई है, हमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट ऑथराइज करेगी कि प्रीडिसेसर ऑडिटर सक्सेसर, यहाँ पे लिखो सक्सेसर, यहाँ पे जो भी सिर्फ ऑर्डर लिखा हुआ है वो सक्सेसर के बारे में है, सक्सेसर की इंक्वायरीज पे रिस्पॉन्ड करने के लिए मैनेजमेंट ऑथराइज कर देगी। अगर वो विद लिमिटेशन करती है तो रिस्पॉन्ड करेगी और इंडिकेटर दे देगी, प्रीडिसेसर इंडिकेट दे देगी कि रिस्पॉन्स लिमिटेड है। अगर ऑथराइज नहीं करती तो ये कौन सी थी, प्रॉब्लम नंबर 1, ये कौन सी थी, प्रॉब्लम नंबर 2। तो हम ये सारे बातें कंसीडर करेंगे डिसीजन लेने में, रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, और ये 5 इंक्वायरीज है जो हम पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सेम है। नेक्स्ट है रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट, दिस वन हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो अब रिकरिंग ऑडिट पढ़ेंगे।
रिक्योरिंग ऑडिट कौन सी होगी? इस पेज को देख के आपको क्या लगता है रिक्योरिंग ऑडिट कौन सी होगी? कंपनी ने ऑडिट मैनी टाइम्स करवाई है, यस। अगर पहली बार कंपनी करवा रही है तो इस कॉलम में जाती, राइट। अब इस कॉलम में जाती। अब कंपनी पहले करवा चुकी है, यस, मैनी टाइम्स ऑडिट हो चुकी है, राइट। अब ऑडिटर अगर चेंज हो जाता है तो इस कॉलम में जाती है। अगर ऑडिटर सेम रहते तो रिकरिंग ऑडिट, मतलब ऑडिटर सेम है, सेम ऑडिटर। समझ आ गई टर्म्स? अगर कंपनी ने फर्स्ट टाइम ऑडिट करवाई है तो फर्स्ट वाला पॉइंट, फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल, ओके। अगर कंपनी पहले करवा चुकी है बट ऑडिटर फर्स्ट टाइम, ऑडिटर चेंज कर दिया तो सेकंड वाला पॉइंट, इनिशियल ऑडिट, राइट। अगर कंपनी ऑडिट कई बार करवा चुकी है और ऑडिटर भी चेंज नहीं किया, ऑडिटर भी चेंज नहीं किया, तो रिकरिंग ऑडिट। क्लियर? अब हम रिकरिंग ऑडिट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टर्म्स ऑफ प्रीसीडिंग एंगेजमेंट, कि जो हमने पिछले साल एंगेजमेंट की थी, पिछले साल ऑडिट की थी, उसकी टर्म्स अभी भी एप्लीकेबल है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, स्टिल एप्लीकेबल। अब अगर पहले वाली ही, पिछले साल ही हम सारे पॉइंट्स लेके चले थे जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी, टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्री कंडीशंस, ये सब हमने पहले पिछले साल लेके चले थे और वही इस बार भी एप्लीकेबल होते हैं, सेम हर चीज एप्लीकेबल हो, वही हो रही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मैनेजमेंट को रिमाइंड करवाएंगे, सिर्फ पुरानी टर्म्स, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एफआरएफ, ये सब एप्लीकेबल। कौन सा एफआरएफ? टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब चीजें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट, सब बातें हम मैनेजमेंट को रिमाइंड करवाएंगे, मैनेजमेंट को रिमाइंड करवाएंगे। और ये रिमाइंडर राइटिंग में भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है। अगर वर्बली होता है, ऑरल में होता है, तो हमने सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स डॉक्यूमेंट कर देने, विद whom, विद when, आपने किसको रिमाइंड करवाया, कब रिमाइंड करवाया, क्या रिस्पॉन्स था, सब बातें। टर्म्स ऑफ प्रीसीडिंग एंगेजमेंट आर स्टिल एप्लीकेबल टू द करंट एंगेजमेंट। तो सिर्फ रिमाइंड करवाने की जरूरत है, रिमाइंड वर्बली और रिटन दोनों हो सकते हैं। अगर टर्म्स को रिवाइज करते हैं, प्रीवियस एंगेजमेंट की टर्म्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, एप्रोप्रिएट है। क्यों? कुछ बातें ऐसी हो जाती है, अगर हमने रिवाइज करके चलते हैं ना तो अच्छी बात है। हमें रिवीजन का, टर्म्स को रिवाइज करने का क्या बेनिफिट है, कहाँ बेनिफिट है? अगर सीनियर मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, सीनियर मैनेजमेंट बदल जाती है, अगर ऑनरशिप बदल जाती है, वैसे तो ऑनरशिप देखो बदलती है, ऑनरशिप का मतलब क्या, शेयर होल्डर्स रोज चेंज होते हैं, बट सिग्निफिकेंट ऑनरशिप, अंबानीज ग्रुप नहीं रहा, रिलायंस अंबानीज का नहीं रहा, तो सिग्निफिकेंट चेंज इन ऑनरशिप, एफआरएफ में कोई चेंज आ जाता है, और कोई लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज आ जाता है, या कुछ हमें ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ने मिसअंडरस्टैंड किया है, कोई ऑडिट का नेचर या कोई भी टर्म्स मैनेजमेंट ने मिसमैनेजमेंट की है, मिसअंडरस्टैंड की है, या फिर कोई स्पेशल टर्म्स। कितने सारे पॉइंट हो गए, राइट? फर्स्ट पॉइंट क्या था? सीनियर मैनेजमेंट बदल जाती है, जल्दी जल्दी रिपीट करो मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट, सीनियर मैनेजमेंट बदल जाती है, ऑनरशिप बदल जाती है, एफआरएफ बदल जाता है, कोई लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड करती है, या कोई स्पेशल टर्म्स आ जाता है, राइट? कि जो हमें रिवीजन के लिए कहता है कि हम अपने पुराने टर्म्स, चेंज नहीं हुए टर्म्स, जो हमारे टर्म्स पहले थे वही अभी है, बट हमने जस्ट रिवाइज करे हैं,
that is recurring audit engagement. Next है acceptance of a change in the terms of the audit engagement. Audit engagement के terms में क्या changes आए? अगर ऑडिटर ने को के पास क्लाइंट आता है, ऑडिटर के पास क्लाइंट आता है और कहता है कि ये एंगेजमेंट के टर्म्स थे, इसमें मैं कुछ चेंज चाहता हूँ, मैं क्लाइंट आपको ऑडिटर को कहता हूँ कि कुछ एंगेजमेंट के टर्म्स में चेंज कर दो, तो ऑडिटर हम ऑडिटर क्या कहेंगे कि दो बातें, सब चीजों की दो बातें होती है, दो बातें हैं। अगर आप बात कर रहे हो रीजनेबल और आप बात कर रहे हो अनरीजनेबल, रीजनेबल और अनरीजनेबल, अगर आप रीजनेबल बात कर रहे हो तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, हम ऑडिट कर देंगे, सब कुछ बढ़िया है, हमने ऑडिट कर देनी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, रीजनेबल है। प्लस साथ में हम जो अपने, आप बीच में आए हो ऑडिट के टाइम आके अपने टर्म्स चेंज कर दी, हमने तो कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दिए थे, बट आप रीजनेबल बात कर रहे हो, आप भी क्या करो, किस्मत के मारे हो, सिचुएशन के मारे हो, रीजनेबल बात कर रहे हो आप है, तो हम अपने रिपोर्ट में जो पहले हमने आपके आने से पहले हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दिए थे, उनको रेफर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पर अगर आप, दूसरी बात क्या थी, अनरीजनेबल, अगर आप अनरीजनेबल बात कर रहे हो, कोई तुक्की ही नहीं है, अनरीजनेबल बात कर रहे हो कि ये चेंज कर दो टर्म्स, हम क्यों करें हम क्यों करें, आप अनरीजनेबल बात कर रहे हो, हम ऑडिट ही छोड़ के जाते हैं, हम ऑडिट से विड्रॉ करते हैं, आप अनरीजनेबल बात कर रहे हो, हम ऑडिट से विड्रॉ कर देंगे, नहीं तो हम टीसीडब्ल्यूजी के पास चल जाएंगे और तुम्हारी चुगली कर देंगे, राइट, नहीं तो टीसीडब्ल्यूजी के पास भी जाएंगे। साथ में अगर लो, ऑडिटर को लो कहते हैं कि किसी को आपने रिपोर्ट करनी है ये बात, तो हम वहां जाके भी तुम्हारी शिकायत करके आएंगे। लीगल मैटर्स शिकायत, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना चुगली, याद रहेगा, अगर मैं चुगली बोलूंगी तो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाना है, अगर मैं शिकायत कहूंगी तो लीगल और अदर ऑब्लिगेशन है। क्लियर? अब ये पढ़ते हैं। अगर ऑडिटर बोलता है चेंज कर दो ऑडिटर के ऑडिट के टर्म्स, जिससे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आएगी, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आएगी प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, बीच में ही आगे जी आप हमारा ना तो ऑडिट कंप्लीट होने दिया और शुरू हमने कर दिया था, तो दो बातें, ऑडिटर क्या देखेगा कि रीजनेबल है या नहीं है, अगर रीजनेबल है तो वो क्या कर देगा, रिजल्टिंग रिपोर्ट, जो उसकी रिजल्टिंग रिपोर्ट होगी, ऑडिटर की रिपोर्ट होगी, उसमें रेफरेंस नहीं देगा अपने पहले ऑडिट प्रोसीजर्स का, जो लगा चुका था आपके आने से पहले, आपने जो चेंजेस लाए एंगेजमेंट में उससे पहले वाले। रीजनेबल कैसे हो सकती है कि सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो गया, तो आप क्या करोगे भाई, रीजनेबल बात है, सर्कमस्टेंसेस में ही चेंज हो गया, या आपने इनिशियली कुछ मिसअंडरस्टैंड किया था, कुछ पहले मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, तो अब आप आए हो चेंजेस करने के लिए, तो ठीक है भाई, रीजनेबल बात है। क्लियर? अब बात करते हैं अनरीजनेबल की। अनरीजनेबल कब हो सकती है, जब सब कुछ ठीक है, मैनेजमेंट गलत है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी गलत है, मैनेजमेंट ऑडिटर को परमिट नहीं करना चाहता, तब हम क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, हम भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, दफा होने के लिए बोल देंगे, ठीक है, हम क्लाइंट को कहेंगे दफा हो जाओ, या फिर टीसीडब्ल्यूजी को चुगली कर देंगे जाके, या फिर शिकायत कर देंगे, अगर शिकायत करना अलाउड है तो, जिसको भी अलाउड है, जिस पार्टी को भी रिपोर्ट करना अलाउड है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आपको एंगेजमेंट लेटर का सैंपल दिया हुआ है, एक ड्राफ्ट दिया हुआ है, बना के दिखाया हुआ है कि एंगेजमेंट लेटर कैसे बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिमिटेशंस,
क्या क्या रिपोर्ट देनी है, सब बातें, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सैंपल लेटर आप खुद पढ़ोगे, कुछ तो काम खुद करोगे, पूरा थोड़ा ना मैं पढ़ाऊंगी हर चीज। ये सैंपल आप खुद पढ़ोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट क्लासेस में पूछोगे। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करें। ओके, थैंक यू।